मेरे शरीर में कुछ कमाल के बदलाव हो चुके थे। एक आदमी ने बस यूं ही एक झुमका पहना और उसका माथा तुरंत शर्मा गया। उसका दिल धड़कने लगा जैसे बिजली का तूफान, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट ना सिर्फ किसी का पूरा लुक बदल सकता था, बल्कि उसके शरीर को रहस्यमयी तरीके से एक असली औरत के शरीर में ट्रांसफॉर्म कर देता था। ऐसा करने की वजह थी कि पुनर्जन्म के बाद मुझे पता था कि इस वक्त मैं पहले से ही किसी के निशाने पर था। तो अनचाही मुसीबतों से बचने के लिए मैंने अपनी फिजिकल फॉर्म बदल ली। फिर मैंने उनका पीछा किया और इस टावर में घुस गया जो खतरे और इनामों से भरा हुआ था। जल्दी ही बाकी आइलैंड से प्लेयर्स एक के बाद एक टावर के पहले फ्लोर पर पहुंचने लगे। चूंकि सेंट्रल आइलैंड पर मेरे साथ वाले सारे प्लेयर्स को मैंने पहले ही वापस लौटने के लिए मना लिया था, बाकी आइलैंड से आए प्लेयर्स को यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ जितने लोग थे वो उनकी सोच से कहीं कम थे। तभी एक लाल हुड वाला शख्स मेरी पीठ की ओर देखने लगा और उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैंने तुरंत नोटिस किया कि वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैं उठा और उसकी ओर चल पड़ा। उसके सामने पहुंचकर मैंने पूछा, आप बार बार मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं क्या? जैसे ही रेड ने पूछा कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं, तभी हमारे पीछे से जेक ने हमें आवाज दी। उसने पहले पूछा कि क्या हम दोनों साथ हैं, फिर हमें अपनी टीम में शामिल होने का इनविटेशन दिया ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सकें। रेड अभी ये कहने वाला था कि हम साथ नहीं हैं, तभी मैंने उसका कंधा दबाया और जेक की टीम इनविटेशन को तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर वो हमें अपनी बाकी टीममेट से मिलाने लगिया, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग आमतौर पर अपनी अपनी टीमें बनाकर आते थे। उनकी गिल्ड में मेंबर्स की कमी थी, जिसके चलते वो डंजन में घुस नहीं पा रहे थे। टावर के हर कमरे में कुछ निश्चित संख्या की पाबंदी थी और जितना ऊपर जाओ इनाम उतने ही शानदार मिलते थे। ब्लेक ने जेक को बीच में टोका और कहा, इतने डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं, बस सीधे अंदर जाओ, सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करो और जो भी जिंदा बचेगा उसे इनाम मिलेगा। मौजूद लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऊपर तक जिंदा रह पाए। कुछ लोग तो एक नजर में ही लगते थे कि ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ इन बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ही हम डंजीन में घुसे, हमने चींटी जैसे मैजिकल बीस्ट के एक ग्रुप से फाइट शुरू की। लेकिन उनकी साइज आम चींटियों से हजारों गुना बड़ी थी। वो अपने मुंह से तलवारों से भी सख्त हमले करते थे। उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि मैं अभी 7 भाई बहन वाला झुमका पहने हुए था, मेरी एबिलिटी वैल्यूज आधी रह गई थी। तो मुझे पहले ये टेस्ट करना था कि मेरी मौजूदा एबिलिटी वैल्यूज कितने लेवल तक पहुंच सकती हैं। मैंने अपनी डैगर निकाली और एक तेज चाल में आगे बढ़ गया। पहले मैंने रास्ता रोक रहे रेड को नीचे दबाया, फिर अपनी डैगर को मॉन्स्टर के जबड़े पर सटीक निशाना लगाकर फेंका। डैगर को रिमोटली वापस बुलाते हुए मैं उछला और मॉन्स्टर के सिर पर जा पहुंचा। इस वक्त मॉन्स्टर दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था, लगातार कांप रहा था। मेरे वार को वो किसी भी तरह से नहीं रोक पाया। इस टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि एक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे न सिर्फ हथियारों पर निर्भर होना होगा, बल्कि 2 बार हमला करना होगा। आपको बता दूं, अगर मेरी स्टैट्स नर्फ ना होती तो मैं इस तरह के मॉन्स्टर को अपने खाली हाथों से ही ढेर कर देता। जब मैं उठा तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहा और हैरानी जताई कि मैं इतने छोटे हथियार से इस विशाल चींटी को मार गिराया। फिर उसने पूछा कि क्या मैं कई आइलैंड्स पर गया हूं और बहुत सारे पावरफुल लोगों से मिला हूं। उसने कहा कि वो किसी बहुत स्ट्रांग इंसान को ढूंढ रही है। वो शख्स ना सिर्फ दूसरों की मदद करता है और मॉन्स्टर्स को हराता है, बल्कि 2 चेन वाले हथियारों से लड़ता है और बहुत कूल है। आखिर में उसने पूछा कि क्या उसने उस शख्स को देखा है जिसके बारे में वो बता रही थी। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो बकवास बंद करे। जब उसने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, तो वो पास खड़े रेड की ओर मुड़ी और उससे पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। उसने कहा कि उसने सुना है कि उस शख्स ने सेंट्रल आइलैंड पर अकेले ही डीमन किंग को ढेर कर दिया था। उस शख्स का नाम शायद मार्कस था। जब मैंने उसे मेरा नाम लेते सुना, मेरे कदम एक पल के लिए ठिठक गए। रेड ने फिर कहा कि वो वाकई मुझे जानता था और शुरू में हम एक ही पार्टी में थे। ये सुनकर मैं अवाक रह गया। रेड कंफ्यूज हो गया और पूछा कि उसे मेरे बारे में कैसे पता। छोटी लड़की ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मेरे बारे में खबरें प्लेयर्स में पहले ही फैल गई हैं। उसने एक बार फिर रेड से मेरे ठिकाने के बारे में पूछा। रेड बस इतना कह सका कि उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। लेकिन जब वो मेरी ओर मुड़ा, उसने सोचा, ये औरत मार्कस से इतनी मिलती जुलती क्यों लग रही है। उस वक्त जब उसने सुना था कि मैं अकेले मांसाहारी बीस्ट का सामना करने जा रहा हूं, तो उसे लगा था कि मैं बस सबके रून्स हथियाने के लिए ब्लफ कर रहा हूं। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि अगर मैं ना होता तो कहीं ज्यादा लोग मर चुके होते। पार्टी ने थोड़ी देर और हंटिंग की, तभी ब्लेक ने शिकायत शुरू कर दी कि यहाँ की डिफिकल्टी बहुत कम है और लोग ज्यादा हैं, इसलिए कोई अच्छा आर्टिफैक्ट ड्रॉप नहीं होगा, बस चींटियों से कुछ रून्स मिलेंगे। तभी जेक ने उसे बीच में टोका और कहा कि आगे एक गेट दिख रहा है, लगता है हम इसके जरिए ट्रायल के इनाम सेटल कर सकते हैं और अगले फ्लोर पर जा सकते हैं। जैसे ही सब लोग पोर्टल से गुजरने के लिए इकट्ठा हुए, ब्लेक ने अचानक हमला कर दिया और एक टीममेट को मार डाला। उसने कहा कि अगर सब लोग इस तरह बाहर चले गए तो आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसने सुना था कि सेटलमेंट में जितने कम लोग हों, उतने
उतने बेहतर इनाम मिलते हैं, वरना वो अपनी ताकत के साथ ऐसी टीम क्यों चुनता जो अपनी रोस्टर भी पूरी न कर सके। इतना कहकर उसने फिर हमला किया और एक और मेंबर को ढेर कर दिया। यहाँ मौजूद लोग ब्लेक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बेसिकली कोई भी उसके सामने 3 चालों से ज्यादा नहीं टिक सकता था। मैंने देखा कि उसने अपनी स्पीयर उठाई और मेरी ओर बढ़ने वाला था। मैंने बस यूं ही अपनी डैगर निकाली। सिर्फ एक चाल के बाद मेरी डैगर मेरे हाथ से छूट गई और पीछे जमीन में जा धंसी। ब्लेक ने मुझ पर तंज कसा, बोला उसे लगा था कि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रांग हूं, लेकिन मैं तो उतना ही पथेटिक निकला। ब्लेक को अपनी ओर आते देख रेड ने जल्दी से छोटी लड़की को अपने पीछे खींच लिया ताकि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि लड़की चुपके से अपने हाथ को पीछे ले जा रही थी। फिर उसने तेजी से क्रॉसबो निकाला और रेड को हिलने से मना किया। उसके मुंह से शब्द निकले भी नहीं थे कि एक बोल्ट रेड के फेस के पास से गुजरता हुआ निकल गया। चूंकि ये सब इतनी तेजी से हुआ, ब्लेक को डॉज करने का मौका नहीं मिला। होश में आने पर रेड ने पीछे मुड़कर लड़की की तारीफ करनी शुरू कर दी, लेकिन लड़की ने उसे इग्नोर किया और बोल्ट रिलोड करने लगी। रेड ने तारीफ तब बंद की जब क्रॉसबो फिर से रिलोड हो गया और उसका निशाना रेड पर था। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत होने वाली है। अगले ही सेकंड जैसे ही लड़की ने ट्रिगर दबाया, उसका शक सही साबित हुआ। फिर लड़की ने जमीन पर पड़े सबके रून्स उठाने शुरू कर दिए। रून्स उठाने के बाद उसने अपना सिजिल एक्टिवेट किया और अपने सॉवरन को रिपोर्ट करने लगी। पहले फ्लोर के कमरे 10 में मैंने उस चेन वाले लड़के को नहीं देखा, लेकिन मैंने कमरे के सारे लोगों को खत्म कर दिया। जैसे ही उसने अपनी रिपोर्ट खत्म की और कॉल बंद करने वाली थी, मैं धीरे धीरे किनारे से उठ खड़ा हुआ। कॉल बंद करने के बाद जब वो मुड़ी, तब जाके उसे मेरी मौजूदगी का पता चला। उसके रिएक्ट करने से पहले ही मेरी चेन्स उसकी ओर उड़ चली। एक ही बार में वो उसे झकड़ने के लिए काफी थी। फिर मैं उसके पास गया और अपनी डैगर उसकी गर्दन पर रख दी। मैंने कहा, तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रही थी, छोटी लड़की? लड़की ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि यह मुमकिन नहीं है। जब उसके शरीर पर ठंडा पसीना छा गया, उसने कहा, लेकिन मैंने तो साफ देखा कि तुम नीचे गिर गए थे। मैंने कहा, मेरी एक्टिंग स्किल्स प्रेटी डिसेंट थी और मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने सॉवरेन से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैं खुद उससे मिलने जा रहा हूं। उसके बाद मैंने 7 भाई बहन वाले झुमके का असर निष्क्रिय कर दिया और अपना असली चेहरा दिखाया। आखिरकार उसके चेहरे पर हैरानी का भाव लिए मेरी डैगर धीरे धीरे उसके शरीर में चुभ गई। लगता है उस शख्स ने हर कमरे में अपने जासूस बिठा रखे हैं। सुविधाजनक रूप से उस लड़की ने मेरे लिए सारे रून्स इकट्ठा कर दिए थे, जिससे मुझे एक एक करके उठाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने अपने रून सर्पेंट को वो रून्स खिला दिए जो मेरे लिए जरूरी नहीं थे। अपने आप से बड़बड़ाते हुए मैंने कहा, तुम्हें मुझे ढूंढने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी छोटी। हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इस जगह में ऊपर जाने के लिए तुम्हें डंजियन जैसे कई कमरों से गुजरना पड़ता है। टावर के सबसे ऊपरी माले तक पहुंचने के बाद तुम ट्यूटोरियल जोन के आखिरी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो। इस वक्त मैं दूसरी मंजिल के मुख्य हॉल में खड़ा था, लेकिन मैंने तुरंत अगले कमरे में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि मेरे पास मौजूद आर्टिफैक्ट्स इस वक्त के डंजियंस की डिफिकल्टी से मेल नहीं खाते थे। नूर महल की स्केलिंग रिंग को छोड़कर मेरे बाकी आर्टिफैक्ट्स इन स्टेजेस को क्लियर करने के लिए बहुत कारगर नहीं थे। तो अब मुझे नए आइटम्स हासिल करने की ज़रूरत थी, ताकि मेरे बेरंग आर्टिफैक्ट्स की कमियों को पूरा किया जा सके। इसके बाद मुझे अपने पिछले जन्म की इंटेल का अच्छा इस्तेमाल करना था। बाद में एक ऐसे कमरे में जो पूरी तरह घने जंगल से भरा हुआ था, एक स्प्राइट प्रकट हुआ और उसने अपनी हमेशा वाली इंट्रोडक्शन शुरू की। पहले उसने सबका ट्रेजर आइलैंड में स्वागत किया। आप सबने इस कमरे को चुनकर बहुत शानदार टेस्ट दिखाया है। टावर आइलैंड के सारे कमरों में ये सबसे बड़ा कमरा है। आपका मिशन है ट्रेजर की रक्षा करने वाले गार्डियन को खत्म करना, ट्रेजर हासिल करना और फिर आइलैंड के सेंटर में जाकर उसे एक आर्टिफैक्ट के लिए एक्सचेंज करना। ट्रेजर हंट के लिए टाइम लिमिट है 2 हफ्ते, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो थोड़ा मज़ा और प्रेशर जोड़ने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाली है। केवल वही लोग इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे जिन्होंने ट्रेजर को आर्टिफैक्ट के लिए एक्सचेंज किया होगा। आप चाहें तो ट्रेजर को 50 आर्टिफैक्ट्स के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे सब लोग जिंदा बच जाएंगे। या फिर आप 10 या सिर्फ एक आर्टिफैक्ट के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कुछ ही लोग बच पाएंगे। लेकिन आप सबको कमी का सिद्धांत तो पता ही है ना। तो जितने कम आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ एक्सचेंज करेंगे, उनकी क्वालिटी उतनी ही हाई होगी। इतना कहकर उसने हमारे मैप्स पर 128 गार्डियंस को मार्क कर दिया। उनमें से सिर्फ एक ही ट्रेजर ड्रॉप करेगा जब उसे हराया जाएगा। 2 हफ्तों में 128 गार्डियंस को मारना काफी टफ टास्क है। मैंने फैसला किया कि मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि वो लोग क्या प्लान बनाते हैं। थोड़ी हलचल के बाद एक हरे बालों वाला लड़का सबको इकट्ठा करके बोला कि सभी लोग 10-10 के ग्रुप्स बना ले और हर ग्रुप हर दिन 2 गार्डियंस को हंट करने का जिम्मेदार होगा। इस तरह 2 हफ्तों में अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम निश्चित रूप से सारे गार्डियंस को मार डालेंगे और ट्रेजर ढूंढ लेंगे। जिसे ट्रेजर मिले उसे सबको आइलैंड के सेंटर में इकट्ठा होने के लिए नोटिफाई करना चाहिए। इसके बाद भीड़ में फिर से हलचल मच गई, क्योंकि गिल्ड मेंबर्स निश्चित रूप से अपनी अपनी टीम्स बना लेंगे। उन सोलो प्लेयर्स के लिए जिनके पास उनकी टीम में स्ट्रांग मेंबर्स नहीं थे, ये बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रिटी गुड थी।
तभी एक गोरी औरत ने अपने पास खड़े भूरे बालों वाले लड़के को कोहनी मारी। भूरे बालों वाला लड़का उसका इशारा समझ गया, खड़ा हुआ और बोला कि वो हरे बालों वाले लड़के के प्रस्ताव से सहमत है और उनकी 10 लोगों की ग्रुप पहले ही बन चुकी है। कुछ स्ट्रांग दिखने वाले लोगों के बोलने के बाद उन्होंने जल्दी ही सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। बाकी लोगों के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अस्थायी रूप से उनके प्लान को फॉलो करें। जल्दी ही सब लोग अपनी अपनी टीमें बनाने लगे। मुझे पता था कि ये डंजन बहुत बड़ा है और गार्डियंस काफी बिखरे हुए हैं। मुझे जल्दी करनी थी। ये सोचकर मैं भीड़ से मुड़ा और अकेले घने जंगल में चला गया। गोरी औरत सारा ने मुझे नोटिस किया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ। उसने कुछ कहा नहीं और मेरा इस बार का टारगेट था यहाँ का हिडन फ्रैगमेंट। मेरे पिछले जन्म में केन इसका मालिक था और उसने मुझे इसके बारे में डिटेल में बताया था। यानी एक गार्डियन को हराने के बाद एक ऑब ड्रॉप होता है। इन ऑब्स में एक चमकदार ऑब के अलावा बाकी सब आम होते हैं। क्योंकि सबको सिर्फ ट्रेजर चाहिए, वो इन ऑब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और शायद उन्हें बेकार समझकर फेंक भी देते हैं। लेकिन केन ने उस वक्त गलती से डिस्कवर किया था कि ये ऑब्स आम नहीं थे। उसने डींग भारी थी कि उसकी सुप्रीम इंटेलिजेंस की वजह से उसे ये बात पता चली। 32 ऑब्स इकट्ठा करने पर तुम उन्हें सेज के स्टोन की रेप्लिका के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। जब वो अपनी तारीफ में लगा था, कडॉन ने उसे सीधे एक्सपोज कर दिया। बोला कि साफ जाहिर है कि तुम इतने लालची थे कि उन ऑब्स को फेंक नहीं पाए और बस डम लक से तुम्हें ये मिल गया। हालांकि ये उस सेज के स्टोन से तुलना नहीं कर सकता जिसे एम्बी और एरन ने निगल लिया था, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ ऐसा है जो मुझे जरूर हासिल करना है। ये सोचते हुए मैंने पहले अपने झुमके का डिस्गाइज इफेक्ट निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि इन गार्डियंस को मारना काफी मुश्किल है। अगर मैं झुमके का इस्तेमाल करता और मेरी स्टैट्स आधी होती तो मेरी स्पीड काफी नहीं होती। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना था कि कोई और मुझे डिस्कवर ना कर ले। यही मुख्य कारण था कि मुझे अकेले काम करना था। सुविधाजनक रूप से मेरे सामने एक गार्डियन प्रकट हो गया। टाइम था टेस्ट रन का। थोड़ी देर बाद जंगल में मौजूद लोगों ने स्प्राइट का अनाउंसमेंट सुना। जब सारा ने सुना कि 2 गार्डियंस पहले ही ढेर हो चुके हैं, तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। लेकिन इस वक्त वो एक तगड़ी फाइट के बीच में थी और उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। एक हमले को डॉज करने के बाद उसने तेजी से अपनी टांग उठाई और काउंटर अटैक किया। एक किक से उसने उस विशाल मॉन्स्टर को दूर उड़ा दिया। फिर एक तीर आया और उसने उसकी जान ले ली। रास्ते में उन्हें कोई गार्डियन तो नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने ढेर सारे छोटे मॉन्स्टर्स को मार डाला था। लिएम खुद को रोक नहीं पाया और बोला, बाकी टीमें वाकई बहुत तेज हैं, उन्होंने भी 2 को ढेर कर दिया। लेकिन सारा को लग रहा था कि उन 2 गार्डियंस को किसी टीम ने नहीं, बल्कि किसी ने अकेले ही तेजी से हंट किया था। ये सुनकर लिएम ने मजाक किया, हमारी सॉवरेन अलारा के शब्द हमेशा क्रेडिबल होते हैं। अलारा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे ऐसा मत बुलाओ, मेरी ये एबिलिटी इतनी अनोइंग है। फिर उसने अपना मैप खोला और देखा कि आगे वाला गार्डियन पहले ही मार दिया गया था। जैसे ही वो अगले गार्डियन की लोकेशन की ओर जाने की तैयारी कर रही थी, उसे अचानक एक बहुत ताकतवर मौजूदगी का एहसास हुआ जो करीब आ रही थी, और ये वही मौजूदगी थी जो उसने स्टार्टिंग पॉइंट पर महसूस की थी। इसी बीच पास ही में एक टीम आइलैंड के सेंटर की ओर सीधे जाने की तैयारी कर रही थी। उनके लीडर ने अपने माथातों को समझाया, गार्डियंस हमारा टारगेट नहीं है। अगर हम सचमुच ट्रेजर भी ढूंढ ले तो उसे आइलैंड के सेंटर तक ले जाना बहुत मुश्किल होगा। बाकी ग्रुप्स में 1-2 नहीं बल्कि कई स्ट्रांग लोग हैं। तो जब सब गार्डियंस को हंट कर रहे होंगे, हम चुपके से और ताकतवर हो जाएंगे। यहाँ आसपास ढेर सारे छोटे मॉन्स्टर्स हैं। जब तक हम गार्डियन से बचते रहेंगे और इन छोटे मॉन्स्टर्स को हंट करते रहेंगे, हम अपनी स्टैट्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर आखिर में हमें बस उस शख्स को मारना होगा जो ट्रेजर लेकर आएगा। अगर कुछ लोग गायब भी हो जाएं तो किसी को शक नहीं होगा। आरा और उसकी टीम छाया में छिपकर उस शख्स की सारी बातें सुन रही थी। इससे उसने एक आ भरी, अगर ज्यादा लोग इस तरह सोचने लगेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। फिर कोई भी गार्डियंस को हंट नहीं करेगा, ट्रेजर नहीं मिलेगा और हम सब मर जाएंगे। लेकिन जो बात उसे अजीब लगी वो ये थी कि अभी जो मौजूदगी उसने महसूस की थी वो इन लोगों की नहीं थी। तभी मैं अचानक प्रकट हो गया। मेरे अचानक आने से ये लोग चौंक गए और पूछने लगे कि मैं कौन हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मैं आरा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह सहमत हूं। तो इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर मेंटेन करना। आरा ने मुझे जंगी निशानों से ढका हुआ देखा और अंदाजा लगाया, क्या मैंने सचमुच में अकेले ही एक गार्डियन को ढेर कर दिया? और जो फीलिंग मैं उसे दे रहा था वो कुछ असामान्य थी। लियाम ने दूसरी ओर अपना धनुष उठाया और मेरी ओर निशाना साधते हुए पूछा, तुम पीछे से चुपके चुपके हमारे पास क्यों आ रहे हो? मैंने कहा, मैं तो बस एक सुझाव देने आया हूं ब्रो। लेकिन लियाम ने देखा कि मैं अकेला हूं और थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा हूं, तो उसने पूछा, हमें तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? मैंने जवाब दिया, सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्शन गलत मत करो। जिस पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूं वो तुम नहीं हो, बल्कि इस गिल्ड का सॉवरेन है। ये कहते हुए मैंने उसके पीछे खड़ी आरा की ओर देखा और कहा, उस यंग लेडी को मुझसे बात करने दो, क्योंकि तुम में सिक्स्थ सेंसिबिलिटी है। तुम्हें मुझे देखकर कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए।
मेरी बात सुनकर आलारा के चेहरे पर अनजाने में ठंडा पसीना छलक आया। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं वही डेंजर हूं जिसे वो शुरू से सेंस कर रही थी। और तो और लगभग कोई भी पहली नज़र में नहीं बता सकता था कि वो इस गिल्ड की सॉवरेन है। फिर भी मुझे इतना यकीन था। उसे लगा कि शायद मेरे पास भी उस जैसी कोई सिक्स सेंस है। लेकिन तभी उसे कुछ गलत लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो खड़ा है वो बस एक शेल है, और इस शेल के अंदर कुछ और भी ठंडा और क्रूर छिपा है। उसे लगा कि अगर मेरे अंदर की वो चीज़ चाहे तो उन्हें मारना उसके लिए बिल्कुल आसान होगा। जब उसे लगा कि मैंने उसे डराकर चुप करा दिया, मैंने उससे कहा, नर्वस मत हो, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ एक सजेशन देने आया हूं। जैसे ही लियाम फिर से बोलने वाला था कि मुझे भगा दे, अलारा ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा कि वो मुझसे बात करेगी। लियाम ने अपनी सॉवरेन को इतना नर्वस नहीं देखा था जितना आज वो थी। अलारा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारी ताकत के साथ तुम अकेले हंट कर सकते हो, फिर हमारे पास क्यों आए? वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, हम तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करेंगे। ये कहकर वो जल्दी से लियाम के पीछे छिप गई और वो कांप रही थी। मैंने उससे कहा, हर किसी की अपनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और अभी मुझे एक वैनगार्ड चाहिए जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। अलारा ने मुझसे पूछा, क्या तुम उन कुछ लोगों को हटाना चाहते हो जो पहले थे, लेकिन फिर भी हम बचे हुए 40 से ज़्यादा लोगों से डील नहीं कर सकते? मैंने कहा, तुम्हें बस एक बार में 10 लोगों से डील करना है। मैंने तुमसे सबको एक साथ सबड्यू करने को नहीं कहा। तुम्हें अपनी सॉवरेन ट्रेट का पूरा यूज़ करना होगा। सबसे वीक ग्रुप से शुरू करो और धीरे धीरे अपनी गिल्ड के नंबर्स बढ़ाओ, और मैं देख सकता हूं कि यहाँ की बाकी गिल्ड्स शायद तुम्हें अकेले डिफीट नहीं कर सकती। जब आलारा ने यह प्रपोजल सुना, उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे तो इस छोटे से ग्रुप को मैनेज करना भी लेजी लगता था, और अब मैं उससे नंबर्स बढ़ाने को कह रहा था। हालांकि वो सचमुच मुझे मना करना चाहती थी, लेकिन मेरे डेंजरस लुक को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके खड़ा लियाम भी जानता था कि उसकी सॉवरेन हमेशा से गिल्ड के बहुत बड़े होने की शिकायत करती थी। आखिरकार कोई और चारा ना होने पर उसने कहा कि वो ट्राई करेंगे। जब वो जा रहे थे, मैंने खुद को रिमाइंड किया कि मैं वॉच करूंगा। ट्यूटोरियल जोन में रेयर सिक्स सेंस हासिल करना अलारा के लिए इतना टफ टास्क नहीं होगा। तो अब मैं सारे गार्डियंस को एलिमिनेट करने, उस ट्रेजर को ढूंढने और फिर एक्सप्लोरेशन किंग के साथ नेक्स्ट फ्लोर पर जाने पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं। अलारा और उसकी टीम ने कुछ समय तक लगातार बाकी प्लेयर्स को रिक्रूट किया और आखिरकार सारे स्कैटर्ड लोगों को अपनी गिल्ड में ला लिया। लियाम ने रिपोर्ट दी कि 4 लोग सिजिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। अलारा ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले से किसी गिल्ड से बिलोंग करते हैं। उन्हें अभी के लिए बांध हो। हरे बालों वाला लड़का ये देखकर कि उसका ट्रीटमेंट बाकियों से डिफरेंट है, कंप्लेन करने लगा, सिर्फ इसलिए कि हम किसी और गिल्ड से हैं तुम हमारे साथ डिफरेंटली बिहेव करोगे? हमने कुछ किया भी नहीं। अलारा ने मन ही मन कर्स किया, तुम्हें लगता है मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? वो तो बस साइलेंटली लेटना चाहती थी, लेकिन अब उसे इतनी बड़ी गिल्ड चलानी पड़ रही थी। ये सोचकर उसे फिर से हेडेक होने लगा। अचानक स्प्राइट की आवाज चारों तरफ से गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ट्रेजर ढूंढ लिया, अब इसे मेरे पास एक्सचेंज के लिए लाओ। ये सुनकर अलारा को बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि सब लोग यहीं थे। आखिर ट्रेजर किसने ढूंढ लिया? आवाज अभी फीकी पड़ी थी कि उसके एक सबॉर्डिनेट ने पास के पेड़ के नीचे से एक ग्लोइंग ऑर्ब निकाला। उस ऑर्ब को देखकर अलारा को याद आया कि मैंने कहा था कि मैं उन्हें आसानी से जाने दूंगा। ऑर्ब को लेने के बाद उसने उसे स्प्राइट को वेरिफिकेशन के लिए दिया। स्प्राइट ने चेक करने के बाद कहा कि ऑर्ब ठीक है। फिर उसने कहा, लेकिन लगता है ट्रेजर किसी और ने ढूंढा है ना? अलारा ने यह सुना और पूछा, तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? उसने कहा कि ऐसा नहीं है। इसके साथ ही उसने कई नंबर्स दिखाए जिनमें से उसे चुनना था। बाकी लोगों का दिल जैसे गले में अटक गया। वो मन ही मन प्रे कर रहे थे कि अलारा 50 नंबर चुने ताकि सब जिंदा बचकर निकल सके। अलारा ने नंबर्स को एक विकेड स्माइल के साथ देखा और कहा, क्या होगा अगर मैं एक नंबर चुनूं और फिर बाकी सबको मार दूं? लेकिन अगले ही सेकंड में उसने फिर भी 50 चुना। जब बाकी लोग अलारा के लिए चीयर कर रहे थे और कह रहे थे कि वो उसका पीछा मरते दम तक करेंगे, अलारा ने कहा कि क्या ये सब बहुत बोरिंग नहीं हो गया? चलो अब एक सर्वाइवल गेम खेलते हैं। या तो अपनी लाइफ खत्म करो या दूसरों को मारो, एज द कैप्टन ऑफ द गिल्ड। लेकिन रिवॉर्ड सेटल होने के बाद उसने अपने मेंबर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया। हालांकि वो रिवॉर्ड्स को मोनोपोलाइज नहीं करना चाहती थी, वो बस स्लैक ऑफ करना चाहती थी। उसे इतने सारे लोगों को मैनेज करना कभी नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे प्रेशर की वजह से उसे सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ा और सारे पावरफुल प्लेयर्स को अपने कमांड में लाना पड़ा। अब जब उसने स्टेज क्लियर कर लिया था और रिवॉर्ड सेटल कर लिए थे, उसने सबको ये कमांड दिया,
और जब क्राउड को ये कमांड मिला तो वो सब बहुत शॉक्ड हो गए। एक एक करके वो प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्होंने सॉवरेन के कमांड का पालन नहीं किया। उनके हाथों पर गिल्ड सिजिल्स गायब हो गए। इस तरह से वो अब गिल्ड मेंबर्स नहीं रहे, और अलारा अपने कुछ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंस के साथ जल्दी से भाग गई। क्योंकि अलारा ने सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया था और प्लेयर्स को एक दूसरे को मारने से रोक दिया था, स्प्राइट को बहुत बोर्डम हुआ। लेकिन वो गेम रूल्स को आर्बिट्रेरीली नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसे नेक्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस खोलना पड़ा। एग्जिट खुलते ही सब लोग पागलों की तरह पोर्टल की ओर दौड़े। हरे बालों वाला लड़का भी अपनी रस्सियों से छूटकर जल्दी से अपने सबॉर्डिनेट से अपने सॉवरेन से कांटेक्ट करने को कहा। उसने बताया कि वो यहाँ सबको एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अचानक कोई आया और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। उनकी कॉल के दौरान मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि उनका सॉवरेन अब थर्ड फ्लोर पर है और वहाँ की सिचुएशन बहुत अर्जेंट लग रही थी। आखिरकार वो थर्ड फ्लोर पर अपने सॉवरेन को सपोर्ट करने के लिए तुरंत जाने की प्रिपरेशन करने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, आखिरकार तुमने बैट ले ही लिया, जल्दी करो और मुझे अपने सॉवरेन तक ले चलो। क्योंकि पूरा थर्ड फ्लोर एक डंजन से बना है, ये बहुत वास्ट है, इसलिए वहां किसी को ढूंढना जैसे हे स्टैक में सुई ढूंढना है। मेरे रीबर्थ से पहले केडन ने हमारी एक क्लास में सिखाया था कि अगर तुम ट्यूटोरियल जोन में विक्टर को कैप्चर करने में फेल हो जाते हो और वो क्रिम्सन जोन तक पहुंच जाता है, तो तुमने जो कुछ भी किया वो सब मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए तुम्हें सारे पाथ्स ब्लॉक करने होंगे और उस गाय को वही पाथ लेने के लिए फोर्स करना होगा जो तुमने प्रिपेयर किया है। इसके लिए टावर आइलैंड बेस्ट चॉइस है। उस समय आइरिस ने भी कहा था कि शायद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर यह पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन थर्ड फ्लोर पर मौका मिलेगा, क्योंकि थर्ड फ्लोर में ही 100 से भी ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। एक बार जब तुम थर्ड फ्लोर पर एंट्री कर लेते हो, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से सॉवरेन्स को डेस्परेटली अपने गिल्ड मेंबर्स को याद करने का टाइम आ गया है। उस वक्त वो डेफिनेटली अपने स्कैटर्ड मेंबर्स को वेरियस प्लेसेस से रिकॉल करेंगे। यही एकमात्र चांस होगा विक्टर को ट्यूटोरियल में कैच करने का। तीसरी मंजिल क्रिम्सन जोन के एनवायरनमेंट को इमिटेट करती है, हालांकि इसका डिफिकल्टी लेवल असली क्रिम्सन जोन जितना टफ नहीं है। यहाँ के मॉन्स्टर्स पहले एनकाउंटर्ड मॉन्स्टर से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, सो मुझे कोई वे ढूंढना होगा उसे वहाँ ट्रैक करने का। केन ने कहा, अगर उस बंदे को पता चल गया कि वो टारगेटेड है तो वो इंस्टेंटली छुप जाएगा। हमें उसे एक ही झटके में टेक डाउन करना होगा बिफोर ही हाइड्स। उस टाइम तक शायद वो सिर्फ अपने ट्रस्टेड फॉलोअर्स को ही क्रिम्सन जोन में ले जाएगा। उनका पीछा करो और तुम्हें तीसरी मंजिल पर उसका पता चल जाएगा। इस टाइम मैंने ऑलरेडी सेजेस स्टोन का रेप्लिका हासिल कर लिया था उसके साथ डील करने के लिए। अब मुझे बस उसके इन क्रोनीज का पीछा करना था टू फाइंड हिम। ये सोचकर मैंने पोर्टल में स्टेप किया और तीसरी मंजिल पर एंटर हो गया। इनसाइड जाते ही मैंने एक सर्टेन डायरेक्शन में बड़े बड़े स्टेप्स के साथ दौड़ना शुरू किया। मेरे पीछे एक रॉक के बैक वो और उसका ग्रुप धीरे धीरे अपीयर हुआ और फिर उसने अपने ग्रुप को ऑर्डर दिया कि मुझे फॉलो करो और देखो। सीन अब 2 और 1 आध मिनट पहले की तीसरी मंजिल पर चली जाती है। विक्टर के मेन चिल्लाए, जल्दी स्कैटर्ड गिल्ड मेंबर्स को यहां समन करो, उन्हें किसी भी तरह से तीसरी मंजिल तक लाओ। वो इतना पैनिक्ड इसलिए था क्योंकि जब वो अपनी टीम को तीसरी मंजिल पर लाया, थोड़ी सी देर चलने के बाद उन पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती गई, जल्दी ही वो सराउंडेड हो गए। ये मॉन्स्टर्स ना सिर्फ दूसरी मंजिल के मॉन्स्टर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थे, बल्कि वो हर डायरेक्शन से कंटिन्यूअसली स्वॉर्म कर रहे थे। विक्टर कुडंट हेल्प बट साई किया, ये तो बस क्रिम्सन जोन का ट्रायल वर्जन है। उसके प्रोफाइल की ठंडक एक नई अनशीथ्ड ब्लेड जैसी थी। उसका पोस्चर एक एम्परर जैसा एरोगेंट था जो बैटलफील्ड पर रेन कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने थोड़ी सांस ली, मॉन्स्टर्स ने गिल्ड पर एक और अटैक लॉन्च किया। विक्टर ने लीड लिया, अपनी तलवार खींची और सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ा। पावरफुल इम्पैक्ट ने उसे कुछ स्टेप्स पीछे ढकेल दिया अनकॉन्शियसली। उसके चेहरे पर थोड़ी सी कोल्ड स्वेट भी उभर आई, लेकिन जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसने तलवार घुमाई और मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। इस मोमेंट पर एक सबऑर्डिनेट ने चिल्लाया, एक और वेव ऑफ मॉन्स्टर्स आ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। विक्टर आगे बढ़ा और उस आदमी को इंटरप्ट किया, उससे कहा कि ऐसे डिस्करेजिंग बातें मत कहो। अगर अब जीना है तो अपनी पूरी ताकत लगाओ और मेरे साथ चलो। ये बस कुछ मॉन्स्टर्स हैं, हम यहां नहीं गिरेंगे। ये सुनते ही क्राउड का मोराल इंस्टेंटली इग्नाइट हो गया और उनकी तलवार पर ग्रिप और भी स्ट्रांग हो गई। विक्टर भी अपने दिल में कंटिन्यूअसली बोल रहा था, मैं रिट्रीट नहीं कर सकता। टावर में एंटर करने वाली गिल्ड्स में उसकी गिल्ड सबसे स्ट्रांगेस्ट थी। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काउंटलेस लोगों को एलिमिनेट किया था। उसे यकीन था कि उसका स्पेकुलेशन गलत नहीं हो सकता। उन्हें ब्रेक थ्रू करना होगा और इस जगह से निकलना होगा। एक फियर्स बैटल के बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंचे जहां मॉन्स्टर्स बहुत कम थे। उन्होंने गेस किया कि शायद ये उस स्टैच्यू से रिलेटेड है जो उनके सामने था। जब वो स्टैच्यू के पास गए, विक्टर को बड़ा शॉक लगा। इस स्टैच्यू के अंदर डेंसली पैक्ड कॉर्प्सेस भरी हुई थी। इस मोमेंट पर एक स्प्राइट आउट ऑफ थिनर अपीयर हुआ और उससे पूछा कि क्या ये स्टैच्यू ब्यूटीफुल है।
उसने उन्हें ये भी कहा कि अच्छे से देखो, शायद तुम्हें इसमें कोई फेमिलियर फेस दिखे। ट्यूटोरियल जोन में जो भी मरता है उसे यहाँ देख सकते हो। ये सुनते ही विक्टर का दिल वायलेंटली ट्रेंबल करने लगा। फिर वो एक मैडमैन की तरह स्टैचू की तरफ दौड़ा और खुद को स्टैचू के अगेंस्ट प्रेस करके अंदर क्लियरली देखने की कोशिश की। जल्दी ही उसने अंदर एक इनक्रेडिबली फेमिलियर फेस देखा। अगले सेकंड उसका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। वो कंटिन्यूसली चिल्लाता रहा, बेटी, जिंग। और एक इंस्टेंट में उसने अपने पूरे बॉडी से स्ट्रेंथ ड्रेन होते फील किया और वो घुटनों के बल गिर गया। इससे वो उस वक्त को याद किए बिना नहीं रह सका जब वो इस वर्ल्ड में पहली बार ट्रांसपोर्ट हुआ था। उसकी बेटी सीरियसली इंजर्ड होकर जमीन पर लेटी हुई थी और उसके पीछे एक एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर था। उसकी बेटी जमीन पर लेटी हुई थी, कंटिन्यूसली चिल्लाती थी, डैड। लेकिन जब वो वापस जाके अपनी बेटी को बचाना चाहता था, उसके सॉवरेन ने उसे ऑर्डर दिया कि वो उसकी प्रोटेक्शन करे। उसने कहा कि उसका ड्यूटी सॉवरेन की प्रोटेक्शन करना है, ना कि उस ग्रुप ऑफ यूजलेस ट्रैश की। उन्हें अपने सॉवरेन के लिए मरने पर ऑनर्ड फील होना चाहिए। आखिर में वो बस हेल्पलेसली देख सका जब उसकी बेटी उसकी बाहों में मर गई। वो खड़ा हुआ और बोला, अगर उससे पहले पता होता कि उसकी बेटी को डिस्पोजेबल बेट के रूप में यूज किया जा रहा है तो वो इस डैम्ड गिल्ड में कभी ज्वाइन ही नहीं करता। लेकिन उनका सॉवरेन जब मॉन्स्टर खा रहा था तब मौका देकर टर्न करके भाग गया। उससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाता, विक्टर ने एक सिंगल लीप में आगे बढ़कर उसके बॉडी में डैगर घुसा दिया। उस मोमेंट में उसे समझ नहीं आया था कि विक्टर उसके कमांड को डिफाई कैसे कर सकता है। और जिस मोमेंट उसने सॉवरेन को मार दिया, विक्टर के हाथ पर सिजिल भी वैनिश हो गया। उसने सोचा, अगर ये स्कमबैग सॉवरेन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। आखिर में इस ऑब्सेशन के अंडर उसके हाथ पर एक सॉवरेन सिजिल दोबारा अपीयर हो गया। उसे लगा कि ये हेवेंस का गिफ्ट और रेवलेशन है। उसने सोचा था कि उसने अपनी बेटी को फॉरएवर खो दिया था। जो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था वो था उसका मिसिंग सन, जिसे वो शुरू से ढूंढ रहा था। अनएक्सपेक्टेडली उसने यहाँ अपनी बेटी को दोबारा देखा, इसलिए उसने एक बार फिर विश्वास किया कि ये गॉड्स का रेवलेशन है और फिर गॉड से पूछने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। कोई तो वे होगा मेरी बेटी को बचाने का, राइट? स्प्राइट ने पहले उसे काम डाउन करने को कहा, फिर एक्सप्लेन किया कि ये बस उनकी कॉपीज हैं जो इस वर्ल्ड में आने पर रेप्लिकेट हुई थी। हाउएवर उनकी पावर और मेमोरीज आइडेंटिकल है और उन्हें अंदर से बचाने का कंडीशन भी बहुत सिंपल है। बस एक लिविंग पर्सन को कैप्चर करके मटेरियल के रूप में अंदर डाल दो। ये सुनते ही कि डेड को वापस लाया जा सकता है, उसके सबऑर्डिनेट्स के बॉडीज भी थोड़ा ट्रेंबल करने लगे। एक लिविंग पर्सन विक्टर के लिए अब टू सिंपल था। उसने इंस्टेंटली अपनी नजर पीछे गिल्ड मेंबर्स पर डाली। वो उनमें से सबसे वीक को चुनना चाहता था ताकि उसकी बेटी उसके पास वापस आ सके। स्प्राइट ने भी उसका इंटेंशन देखा और ऐड किया, तुम अपने ओन गिल्ड मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टू इजी हो जाएगा और एक बार जब तुम यहां से निकल जाओगे वापस नहीं आ सकते। ये कंडीशन सुनते ही विक्टर का ब्रो टाइटली फरो हो गया, क्योंकि उसने पहले अपने मेंबर्स को वेरियस रूम्स में प्लेयर्स को हंट करने के लिए भेजा था। अब टावर में रिलेटिवली फ्यू सर्वाइवर्स बचे थे। ये सोचकर उसने गुस्से में स्टैचू पर पंच मारा। मौका उसके सामने था, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इस टाइम एक मेंबर ने रिपोर्ट किया कि कोई तीसरी मंजिल पर पहुंच गया है और उनके सारे मेंबर्स जो ऊपर आ रहे हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है। ये सुनते ही विक्टर ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया कि इस पर्सन को अलाइव कैप्चर करो। इस टाइम एंट्रेंस पर जमीन ऑलरेडी गिल्ड मेंबर्स के बॉडी से कवर्ड थी। यहां पहुंचने के बाद मैं गार्ड बन के खड़ा था, कंटिन्यूसली विक्टर के मेंबर्स को मार रहा था ताकि उसे ल्योर किया जा सके। जब मैंने लास्ट पर्सन को मारकर ब्लड स्टेन्स वाइप किए, तभी मुझे एक पावरफुल फोर्स नॉट फार अवे से अप्रोच होती हुई सेंस हुई। मैंने सोचा वो फाइनली आ गया। श्योर इनफ थोड़ी देर बाद विक्टर अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ स्लोली मेरी तरफ चलता हुआ अपीयर हुआ। ब्लैक सॉवरेन विक्टर एक मैड सॉवरेन की तरह मेरा टारगेट है जिसे मुझे इस लाइफ में एलिमिनेट करना है। मेरे पास्ट लाइफ में उसके क्राइम्स इतने थे कि काउंट नहीं किए जा सकते। यहाँ अपनी बेटी को बचाने के बाद वो और भी ऑब्सेस्ड हो गया था अपने मिसिंग सन को ढूंढने के लिए। आखिर में उसकी वो डेस्परेशन उसके सन को ढूंढने के लिए उसे किलिंग स्प्री पर ले गई। इवेंचुअली एक मास मॉडरिंग डीमन में बदलते हुए। लेकिन अगर मुझे यहाँ उसे एलिमिनेट करना पड़ा तो भी मैं उसके बेटे को सेव करूंगा। जैसे ही वे मेरे पास पहुंचने वाले थे, मैंने अपनी ईयरलिंग्स का इफेक्ट डीएक्टिवेट किया और अपना ट्रू फॉर्म रिवील कर दिया। एक क्विक नजर डालते ही उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा कि मैं वही हूं जिसे वे ढूंढ रहे थे, वो गाय विद द चेन्स। ये सुनकर विक्टर ने एक ट्रायम्फेंट रोर निकाला, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो ना सिर्फ मुझे मार सकता है जो उसका रास्ता रोक रहा था, बल्कि मेरी लाइफ का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वापस ला सकता है। मुझे पता था ये गाय आसान नहीं होगा, इसलिए मेरे शरीर की हर मसल टेंस हो गई। अगले ही सेकंड वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर मुझ पर चार्ज कर आया और मैं भी बैटल के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब हमारे बीच की डिस्टेंस सिर्फ 1 इंच रह गई थी, हम अचानक रुक गए, ग्राउंड को शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए। ग्राउंड में कुछ अनयूजुअल नोटिस करने के बाद हम दोनों ने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया और साइमल्टेनियसली पीछे की ओर डॉज किया। फिर ठीक जहां हम अभी खड़े थे, वहां से एक जायंट वर्म ग्राउंड से बाहर निकल आया। विक्टर ने देखा कि यह मॉन्स्टर ऐसा नहीं था जिसे वे हैंडल कर सकें, इसलिए उसने रिट्रीट का ऑर्डर देने की प्रिपरेशन की। लेकिन उससे पहले मुझे भागने से रोकने के लिए उसने जी को मेरे पीछे लगने को कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने कहा कि बॉदर करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने अपने हाथों में चेन स्विंग की, मैंने इंस्टेंटली उस वर्म को बांध लिया। फिर मैंने पहले लीप किया और उसका हेड काट दिया।
फिर मैं उसके बॉडी के नीचे स्लाइड करते हुए उसके पूरे बॉडी को काउंटलेस पीसेस में डाइस कर दिया। फाइनली मैं ग्रेसफुली लैंड किया। इस मोमेंट में मैं इतना कूल था कि टेक्टोनिक प्लेट्स कांप रही थीं। इतना कूल कि पोलर आइस कैप्स इंस्टेंटली मेल्ट हो गए। सी लेवल सिर्फ मेरी हैंडसम फिगर को रिफ्लेक्ट करने के लिए राइज कर रहा था। इतना कूल कि मिल्की वे की सारी कार्बन बेस्ड लाइफ कलेक्टिव कार्डियक अरेस्ट में चली गई। फिर क्यूपिड की गैंटलिंग गन से वाइल्डली स्प्रे होकर स्पॉट पर रेजरेक्ट हो गई। टाइम को भी मेरे आसपास डिटूर लेना पड़ा, मेरी फ्लॉलेस कूलनेस से फ्रीज होने के डर से। एक पोस्ट स्ट्राइक करने के बाद मैं खड़ा हुआ और बोला, अब कोई बचा है क्या जो मेरे रास्ते में आए? विक्टर ने सामने के सीन को ब्लैंकली स्टेयर किया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये कहकर मैं उसकी ओर डैश कर गया। अब उसे लगा कि मैं एक कंप्लीट और अटर मॉन्स्टर हूं, इसलिए उसने क्विकली अपने सारे मेंबर्स को मुझ पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। रास्ते में मैं रुका, अपनी चेन स्विंग की और पहले दो को टेक आउट कर दिया। मैंने मिड एयर में ट्विस्ट किया, चेन्स को कंटिन्यूअसली स्विंग करते हुए। उन्हें मेरे पास आने का चांस तक नहीं दिया। विक्टर ने चिल्लाकर कहा कि इंटेल में तो कहा था कि तुम लोग नहीं मारते हैं ना। जैसे ही वो बोल रहा था, मेरी एक चेन पहले से ही एम करके उसकी ओर फ्लाई कर रही थी। ये देखकर जी ने क्विकली डॉज किया और अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने सॉवरेन के लिए ब्लॉक किया। फिर उसने कहा कि उसने मुझे बैटल में कोई स्किल्स यूज करते नहीं देखा, इसलिए उसने कंक्लूड किया कि शायद मेरे पास कोई डिसेंट स्किल्स नहीं है। ये सुनकर विक्टर ने बाकी लोगों को ऑर्डर दिया कि सब एक साथ अटैक करें। अगर मेरे पास कोई डिफेंसिव या एओई स्किल्स नहीं है तो मुझे इसे हैंडल नहीं कर पाना चाहिए। फिर उसने पहले हाई मोबिलिटी और एम्बुश स्किल्स वाले लोगों को फ्रंट में भेजा, लेकिन मेरे पास उन्हें डील करने का टाइम नहीं था। मैंने डायरेक्टली डॉज किया और विक्टर की ओर चार्ज करना कंटिन्यू किया। जेसी ने पहले कहा कि मैं क्वाइट एजाइल हूं, फिर मेरी ओर दोबारा डॉज किया। अगले सेकंड उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और चार्ज करना शुरू किया। बोला कि इस मूव का तो टेस्ट लेने दो। इतने क्लोज डिस्टेंस पर मैंने देखा कि डॉज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी पाम से एक डैगर समन किया। ब्लेड्स के क्लैश के साथ एक क्रिस्प मेटालिक साउंड सबके कानों में गई। इसके टिप पर रेड ग्लो, जैसे रेड हॉट नीडल, मेरे डैगर के अलोंग धीरे धीरे प्रेस कर रही थी। इसकी पावर जैसे एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इंस्टेंटली मेरी आर्म में शूट हो गई, जिससे मेरी आर्म की कुछ वेन्स और स्किन बर्स्ट हो गई। ये देखकर कि जी का अटैक इफेक्टिव था, बाकी लोग भी रेकलेसली मुझ पर चार्ज कराए। ये देखकर मैंने अपनी इंजर्ड हैंड वापस खींची और दूसरी हैंड की पाम खोली। फिर मैंने अपने बैग से साइड निकाला, एक बड़ा स्टेप आगे लिया और एक को मार दिया। फिर चेन्स की रिमेनिंग फोर्स का यूज करके मैंने पीछे के दो को भी हैंडल कर लिया। जैसे ही वे मरे, वे रून्स भी ड्रॉप करते। क्विकली यूजलेस रून्स आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने रून सर्पेंट को बाहर आने दिया और उन्हें ईट करवाया। फाइनली वो मेरे लिए नीडेड रून स्पिट आउट करता। ये सिचुएशन देखकर क्राउड ने एक्सक्लेम किया कि मैं एक्चुअली मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूं। विक्टर मुझे कंटिन्यूअसली रून्स अब्सॉर्ब करते देखकर क्विकली फिर से अटैक का ऑर्डर दिया। जैसे ही मैं उसके टीम मेंबर्स के साथ फियर्स बैटल में लॉक्ड था, उसके पास खड़ी ओल्ड वुमन ने अपनी हैंड उठाई, मुझ पर एम किया और किसी तरह का स्किल कास्ट करना शुरू किया। फिर मेरे पैरों के नीचे दो पर्पल मैजिक सर्कल्स अपीयर हुए और उनसे दो टेंटिकल्स निकलकर मेरे पैरों को रैप कर लिया। जासी ये देखकर कि मैंने अपनी मोबिलिटी खो दी, एयर में लीप करके मेरे हेड की ओर डिवास्टेटिंग ओवरहेड स्ट्राइक करने लगा। हेल्पलेस, मैं केवल अपनी चेन्स उठाकर ब्लॉक कर सकता था और फोर्स अब्सॉर्ब कर सकता था। उसी समय पीछे खड़ा विक्टर अपने मेंबर्स को फिर से रैली करना शुरू किया। उसने उन्हें कहा कि वे अपने उन कंपेनियंस और फैमिली के बारे में सोचें जो रास्ते में लॉस्ट हो गए हैं। केवल मेरे जैसे लोगों को एलिमिनेट करके ही तुम उनके स्पिरिट्स को हेवन में जस्टिस दे सकते हो। उसके मेंबर्स ने सीरियसली इसे बाय कर लिया। उसका एनकरेजमेंट सुनने के बाद वे सब फिर से एनर्जेटिक हो गए। लेकिन मैं देख सकता था कि केवल ऑर्डिनरी मेंबर्स ही कैनन फॉडर बनकर मेरे सामने फाइट करने आ रहे थे, जबकि थोड़े स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज वाले लोग पीछे से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी स्टैमिना उन्हें आउटलास्ट नहीं कर पाएगी। विक्टर मुझे कंटिन्यूअसली इन टर्न्स में अटैक होते देखकर उसके लिप्स पर एक विकेट स्माइल खिल रही थी। कुछ और ग्रंट्स को टेक आउट करने के बाद मैंने रैप अप करने और इस फाइट को एंड करने की प्रिपरेशन की। जैसे ही मैंने डॉज करके कुछ डिस्टेंस क्रिएट की और अटैक चार्ज करने की प्रिपरेशन की, उस ओल्ड वुमन ने मेरी लैंडिंग स्पॉट को प्रेडिक्ट किया और वहां पहले से ही एक मैजिक सर्कल कास्ट कर दिया था। लेकिन इस बार मेरे पास उसे इंडल्ज करने का कोई इंटेंशन नहीं था। पहले मैंने अपनी रिंग से साइलेंट स्किल को अपने डैगर से अटैच कर दिया। फिर लैंडिंग के मोमेंट में मैंने डैगर को मैजिक सर्कल में स्टैप कर दिया, डायरेक्टली उसका स्किल साइलेंस और डिस्पेल कर दिया। जैसे ही मैंने आयरन चेन फिर से स्विंग की, मैंने पीछे फॉलो कर रहे कई लोगों को मार दिया। इमीडिएटली बाद मैं स्विफ्ट स्टेप्स के साथ फिर से फ्लैश फॉरवर्ड किया। मेरा टारगेट डायरेक्टली उस ओल्ड वुमन की ओर पॉइंट कर रहा था। वो पैनिक्ड और फ्लस्टर्ड एक्ट कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसके पास पहुंचने वाला हूं, उसका एक्सप्रेशन सडनली एक एक्साइटेड ईवल स्माइल में चेंज हो गया। बोली कि मैं बेट ले चुका हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैं एक मैजिक सर्कल से एंटैंगल हो गया जो पहले से ग्राउंड पर रिलीज कर दिया गया था। पता चला कि उसे पहले से पता था कि मैं उसे अटैक करने आऊंगा, इसलिए उसने अपने आसपास कई ट्रैप्स लेकर रखे थे। विक्टर ने देखा कि मैं ट्रैप्ड हूं। उसने धीरे धीरे अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड निकाली।
वो जो अब तक पीछे छिपा हुआ था, फाइनली बाहर निकलने का डिसाइड किया, मुझे फाइनल ब्लो देने की प्रिपरेशन में। जिस मोमेंट ब्रॉडस्वॉर्ड ने मेरे बॉडी को टच किया, उसके फेस पर एक क्रेज्ड स्माइल शुरू हो गई। वो चिल्लाया कि वो जीत गया। मैंने रेजिस्ट नहीं किया और ब्लो को हेड ऑन लिया। जैसे ही वो मैनियाकली हंस रहा था, मैंने अचानक फिर से अपनी हैंड उठाई और उसकी ब्लेड का बैक ग्रिप कर लिया, फिर फोर्सफुली उस ब्रॉडस्वॉर्ड को मेरे शोल्डर की डीप वूंड से बाहर निकाल लिया। फाइनली मैं हल्के से स्माइल किया और उसे पूछा, क्या उसने कभी कंसिडर किया कि असल में ट्रैप में फंसने वाला वो खुद था? मैं एक जाल में फंस गया था। फिर भी बंदा होने के बावजूद मैं पहले से कहीं ज्यादा एक शिकारी की तरह लग रहा था। मेरी सांसों में भी एक तीखी धार थी। मेरी मुस्कान में छुपा खतरा मानो कोई विस्फोटक हो जो किसी भी पल फटने को तैयार था। जब दुश्मन की चौड़ी तलवार मेरे सामने आई तो वो आदमी न केवल उससे बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जानबूझकर उसके नीचे दौड़ पड़ता ताकि तलवार उसके कंधे पर लगे। ऐसा करने का कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने दुश्मन को पास लाना चाहता था ताकि उसका बायां हाथ तलवार को पकड़ ले और उसका दायां हाथ एक ठंडी चमक वाली दरांती को पहले से ही दुश्मन के दिल की ओर तान दे। लेकिन ठीक उसी पल जब दरांती दुश्मन के शरीर को भेदने वाली थी, उसे एक खंजर ने रोक दिया। विक्टर हंसा और मुझ पर तंज कसते हुए बोला, क्या तुम सचमुच मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक हथियार है? मैंने उसी सवाल को दोहराया, क्या तुम भी यही सोचते हो कि मेरे पास सिर्फ एक हथियार है? जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे हाथ में अचानक एक छोटा सा ब्लेड प्रकट हो गया। इतने करीब की दूरी पर उसे न तो चकमा देने का मौका मिला, न ही अपने खंजर को दोबारा रोकने के लिए झुलाने का। आखिरकार वो सिर्फ बेबस होकर देखता रहा जब वो छोटा सा ब्लेड उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना निर्मम हो सकता हूं कि अपने ही शरीर को चारा बनाकर इस्तेमाल करूं। फिर अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने अपने मातहतों को आदेश दिया कि वे मेरी चोट का फायदा उठाकर मुझ पर घेरा डाल दें। उसके आदेश पर उन लोगों ने मेरे खिलाफ आत्मघाती हमले शुरू कर दिए, लेकिन मुझे उन सभी को मारने में सिर्फ 2 और आधा मिनट लगा। ये दृश्य देखकर उसने मुझसे पूछा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आते हो? क्या ये उस नियम की वजह से है जो तुमने बनाया था, वो हास्यास्पद नियम जो दूसरों खिलाड़ियों को नुकसान न पहुंचाने की बात करता है? ये सुनकर मैंने कहा, तुम वही शब्द बोल रहे हो जो तुमने पिछले जन्म में बोले थे। पिछले जन्म में हमने उसे खत्म करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। फिर भी अपनी मृत्यु तक उसने अपनी गलतियों को कभी नहीं माना। वो मानता था कि इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया में कमजोरों का मरना तय है। उसने ये भी कहा कि हम जो हमेशा लोगों को बचाने की बात करते थे, उन्होंने उसकी बेटी और बेटों को क्यों नहीं बचाया। इसलिए वो इस जगह से नफरत करता था। उसका मकसद इस दुनिया को तबाह करना था। इस बार मैंने उससे कहा कि मैंने इसलिए कदम नहीं उठाया क्योंकि उसने मेरे बनाए नियमों का पालन नहीं किया। अब मेरे पास कोई ऑर्डर या नियम बनाए रखने का समय नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे हारने पर मिलने वाले रूल्स के जरिए मैं और मजबूत बनूं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी हो। पिछले जन्म में केडन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं अतीत में लौटकर दुनिया को बचाना चाहता हूं तो मुझे अपने नैतिक सिद्धांतों और दयालु दिल को कुछ समय के लिए अलग रखना होगा। भले ही इसका मतलब ट्यूटोरियल जोन में हर किसी को खत्म करना हो, मुझे जल्दी से मजबूत बनना होगा, वरना मैं आखिरी मंजिल के बॉस को संभाल नहीं पाऊंगा। इस बार इरिस, जो हमेशा दयालु और दूसरों को बचाने वाली थी, उसने भी चुप्पी साध ली, क्योंकि वो जानती थी कि केडन का बताया तरीका अभी सबसे बेहतर विकल्प था। मजबूत बनने के लिए दूसरों खिलाड़ियों का शिकार करना जरूरी था। उस समय केन आगे बढ़कर इरिस को तसल्ली दी और कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को वो संभाल लेगा। ये कहते हुए केन पहले से ही एक हीरोइक सेवियर बनने की कल्पना करने लगा, जिसे अनगिनत औरतें प्यार करती हों। इरिस ने पहले तो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर होश में लाया। वो आखिरकार इस तरीके से सहमत नहीं थी कि प्यादों की बलि देकर बादशाह को बचाया जाए। उसका मानना था कि अगर मजबूत बनना है तो भी ये तरीका नहीं होना चाहिए कि हर किसी को खत्म कर दिया जाए। केन उदास चेहरा लिए केडन के पास दौड़ा और पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा। वो कह रहा था कि अतीत में वापस जाने के लिए उससे बेहतर और कोई नहीं है। तभी उसने देखा कि पास में एक मैजिक सर्कल चमक रहा था। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उनसे पूछा कि वे किस नतीजे पर पहुंचे। केडन ने कहा कि ट्यूटोरियल जोन की आखिरी मंजिल पर छिपा इंस्टेंस तो जीतना ही है, लेकिन आम शिकार से मिलने वाले रून्स काफी नहीं हैं। इसीलिए हम तीसरी मंजिल पर कुछ लोगों को पहले ही निपटा सकते हैं। वैसे भी हमें उन्हें देर सवेर खत्म करना ही था, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल करके मजबूत बन जाएं। केन ने खड़े होकर कहा कि उन खलनायकों को खत्म करने के बाद हम उनके रून्स को अवशोषित करके मजबूत बन सकते हैं। इस तरह हम न केवल वार्म अप कर सकते हैं, बल्कि हीरो बनकर भी खेल सकते हैं। केडन ने आखिर में मुझसे कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखो, जो कोई भी हमारे लक्ष्य में रुकावट डाले, चाहे वो कोई भी हो, उसे तुरंत खत्म कर दो।
सीन अब वापस वर्तमान में आता है। मैंने विक्टर से पूछा, क्या तुम हमेशा ये नहीं कहते कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया है? तो अब मजबूत बनने के लिए मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम्हें शिकायत करने का क्या हक है? जब मैंने ब्लेड उसकी गर्दन पर रखा, उसने एक राहत भरी मुस्कान दी और कहा कि उसे लगा था कि मैं कोई हीरो बनना चाहता हूं, लेकिन ये मेरा असली स्वभाव है। आखिर में उसने मुझसे कहा कि अगर मैं कभी उसके बेटे से मिलूं तो उसका ख्याल रखना, और उसने अपने बेटे की शारीरिक विशेषताएं बताईं। लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। फिर भी मैंने उससे कहा कि अगर मेरे काम सुचारू रूप से चले तो हर कोई, जिसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है, जिंदा रह पाएगा। ये कहकर मैंने छोटा सा ब्लेड घुमाया और उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उस पल मैं इस टूटी फूटी डायमेंशनल स्पेस में समय का चुना हुआ योद्धा की तरह खड़ा था। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी और बेड़ियां दोनों थीं, फिर भी मेरा दिल अकेला नहीं था। सीन अब उस प्रवेश द्वार पर शिफ्ट होता है जहां आरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका मातहत बोला, हम सीधे क्यों नहीं निकल जाते? चिंता करने की क्या बात है? लेकिन आरा अपनी सिक्स्थ सेंस ट्रेट के जरिए महसूस कर रही थी कि कुछ तो हुआ है। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसे जाकर देखना चाहिए। फिर भी वो मुझसे डर रही थी। जब वे ये चर्चा कर रहे थे, मैंने अपनी शक्ल फिर से एक औरत की बना ली और बाहर निकला। मैंने कहा, मैंने जानबूझकर तुम पर हमला नहीं किया, तो क्या तुमने इस जगह की अच्छे से रखवाली की? मुझे देखते ही आरा तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई और बोली, बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा था जो पीछे से हमारा पीछा कर रहे थे। उसकी प्रतिक्रिया से मैं समझ गया कि उन्होंने मेरी पहले की ट्रांसफॉर्मेशन और विक्टर और उसके ग्रुप की हत्या को नहीं देखा था, वरना मुझे उनके साथ भी निपटना पड़ता। मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था ताकि बाद में वे वहां जाएं तो भी कुछ न पाएं। कोई असामान्यता न देखकर मैंने अलविदा कहा और मुड़कर चल दिया। मुझे ऐसे जाते देख वो थोड़ा कंफ्यूज थे। जब उसका मातहत अगले कमरे की ओर बढ़ने वाला था, आरा ने उसे रोकर कहा कि पहले उन्हें सामने जाकर देखना चाहिए। वो जानना चाहती थी कि मैंने वहां क्या किया। जल्दी ही वे क्रॉस टैकी के पास पहुंच गए। वहां स्प्राइट नए खिलाड़ियों को देखकर अचानक हवा में प्रकट हुआ और बोला, अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फिर उसने स्टैचू का इस्तेमाल का तरीका दोबारा समझाया कि बस अपनी टीम से बाहर के किसी जिंदा इंसान को इसमें फेंक दो और तुम किसी और को जिंदा कर सकते हो। इधर चौथी मंजिल पर पहुंचकर मैंने अपनी ईयरिंग का डिस्गाइज इफेक्ट हटा दिया। इस मंजिल पर जो खिलाड़ी पहले अलग अलग कमरों में बिखरे हुए थे, अब सब यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। ये चौथी मंजिल का प्रिपरेशन एरिया था। यहां पहुंचकर मैं अपने असली मकसद के और करीब आ रहा था, जिसके लिए मैं टावर ऑयल पर आया था। जब से सर्वनाश शुरू हुआ, हर कोई पागलों की तरह मटेरियल्स इकट्ठा करने में जुटा हुआ था ताकि वे जहाज बना सके, क्योंकि इस लेवल का नियम था कि जैसे जैसे समय बीतता, जहरीला समुद्री पानी धीरे धीरे पूरी जमीन को डुबो देता। जिंदा रहने के लिए जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करके मटेरियल्स इकट्ठा करने पड़ते और फिर उन्हें स्प्राइट के पास ले जाकर जहाज के बदले देना पड़ता ताकि अगले एरिया में जाया जा सके। लेकिन जब लोग खून की प्यासी आंखों से जंगल की ओर भाग रहे थे, मैं एक रिटर्नर के तौर पर इस जगह को छोड़ने की